हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्बिटल केमिस्ट्री बाय दिनेश गहलोत। आज का वीडियो लेक्चर बेस्ड है रसायन विज्ञान अध्याय 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस अध्याय से संबंधित हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले जितने भी चैप्टर है रसायन विज्ञान के, उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं टॉपिक के वीडियो लेक्चर जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे रखी है या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो एक बार उन वीडियो लेक्चर को भी अवश्य देख लें। चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कार्बोनिल समूह की संरचना, जो कि इस प्रकार से है। अब इस कार्बोनिल समूह में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये जो CO बंध है जिसको अपन कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं, यह बंध इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता के कारण ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। जैसे कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति का होता है और ऑक्सीजन नाभिक रागी प्रकृति का होता है। तो इसलिए कार्बोनिल समूह जो एल्डिहाइड और कीटोन वो दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया भी दर्शाते हैं और नाभिक रागी अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। फिर इसके बाद अपन एल्डिहाइड के विरचन की अभिक्रियाओं की बात करें और महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले दो अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया पर अगर अपन बात करें, डिस्कशन करें, तो ये दो अभिक्रिया हैं। पहली अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन और दूसरी है गाटरमान कॉख अभिक्रिया। ये अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एल्डिहाइड के विरचन के लिए। रोजेनमुंड अपचयन में अपन बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट के साथ करवाते हैं। एक तरह से ये अपचयन अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन का जो है योग होता है और अपन को उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ अपन बढ़े तो गाटरमान कॉख अभिक्रिया है, जिसमें बेंजीन को डायरेक्ट निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको अपन लुईस अम्ल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, इसकी सहायता से इसको बेंजल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फिर उसके बाद पार्श्व क्लोरीनन अभिक्रिया भी जो है महत्वपूर्ण है अपने लिए। इसमें अपन टोलुइन लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे यह फाइनली इसका जल अपघटन करा के अपन इसको बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं। कीटोन के विरचन की अभिक्रिया की बात करें तो एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलन अभिक्रिया। इसमें अपन बेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड। अब एसिल क्लोराइड में इधर या तो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह होगा या फिर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समूह होगा, यानी या तो कार्बन की खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा या फिर बंद वलय वाला एरोमेटिक यौगिक होगा। यह समूह जो है वो बेंजीन पर लग जाता है, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। फिर अपन रासायनिक अभिक्रिया की तरफ बढ़ें तो एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक रागी योगज अभिक्रिया दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है, एक तो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इस प्रकार से है। क्योंकि कार्बोनिल समूह में ये जो कार्बन होता है ये होता है धन आवेशित, जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है, और इस पर जो है नाभिक रागी कौन होता है, जिस पर ऋण आवेश होगा उसका आक्रमण होता है, और इन्हीं आक्रमण को अपन बोलते हैं नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। तो इसकी क्रियाविधि आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपको दूसरा ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन में इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन अभिक्रियाओं के प्रति। तो इसका कारण भी एक बार देख लेते हैं। अब नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में जो एल्डिहाइड होते हैं, ये एक सामान्य एल्डिहाइड है, कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और ये एक सामान्य कीटोन है, कार्बन के दोनों तरफ मैथिल समूह या फिर कार्बन जुड़े हैं। अब इन दोनों अभिक्रियाओं में जो एल्डिहाइड होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय अभिक्रियाशील होते हैं नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति। अब इसके दो कारण हैं। पहला कारण है त्रिविम बाधा और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव। अब देखिए त्रिविम बाधा क्या होती है। यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पर है धनावेश, और ये जो नाभिक रागी जो होते हैं ऋण आवेशित कोई भी आयन, जैसे OH समूह हुआ, CN समूह हुआ या फिर हैलोजन तत्व है, ये इस पर आक्रमण करके इनसे जुड़ते हैं। अब यहाँ पर कार्बन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन जो है वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ से आसानी से नाभिक रागी इस कार्बन पर आक्रमण करके इससे जुड़ सकता है। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा एल्डिहाइड की बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ फास्ट अभिक्रिया होती है। लेकिन अब देखिए कीटोन में, देखिए कीटोन में एक ये मैथिल समूह देखिए और एक ये मैथिल समूह देखिए। अब ये जो मैथिल समूह है ये आकार में बड़े होते हैं, जो इस कार्बन के धनावेश को लॉक कर देते हैं ऐसे, जिससे ये जो नाभिक रागी है वो इस पर आक्रमण कर ही नहीं पाता है।
इसी वजह से कीटोन जो है वो कम क्रियाशील होते हैं। फिर दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव में जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव, कीटोन में क्या होता है कि ये जो दो मैथिल समूह हैं इनका प्लस आई प्रभाव होता है, जिससे ये जो मैथिल समूह का जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पर खिसका देते हैं। इस कार्बन पर खिसकाने से क्या होगा कि इस कार्बन का जो धनावेश है वो कम हो जाता है, जिससे इसका जो CO बंध का जो ध्रुवीय गुण है वो कम हो जाता है, जिससे इस कार्बन का प्लस कम होने से इस नाभिक रागी का जो ऋण आवेश है इसके मध्य आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए ये धीमे आक्रमण करता है इस कीटोन समूह पर। लेकिन एल्डिहाइड में ऐसा कुछ है नहीं, कार्बन का जो धनावेश है वो प्रबल होता है और नाभिक रागी का जो ऋणावेश है वो इससे आकर्षित होता है, इसलिए बहुत ही आसानी से ये इस पर आक्रमण करके अच्छी या फिर तीव्र नाभिक रागी अभिक्रिया देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनका विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? अभी इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने कर दिया है। फिर इसके बाद नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनॉल से कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों? अब यहाँ पर इसका कारण जो है वह बेंजल्डिहाइड में अनुनादी संरचना होता है। अनुनादी संरचना के कारण जो कार्बन का जो CO बंध है उसकी ध्रुवणता कम हो जाती है, इसीलिए बेंजल्डिहाइड कम अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट अगर अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो अभिक्रिया, एक तो है क्लीमेंशन अपचयन और दूसरा है वोल्फ-किर्शनर अपचयन। अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया एग्जाम में अक्सर पूछी गई है, काफ़ी बार पूछी गई है, स्पेशली क्लीमेंशन अपचयन तो काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखिए क्लीमेंशन अपचयन होता क्या है। इस अपचयन में क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन उसकी अभिक्रिया जिंक अमलगम, इसको जिंक अमलगम बोलते हैं, HG जो मरकरी है उसको अमलगम बोला जाता है, और इसकी अभिक्रिया अगर अपन HCl के साथ करें तो ये कार्बोनिल समूह अपचयित हो जाता है, यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो निकल जाता है और इस कार्बन पर जो है हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है और इससे हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। विशेष तौर पर इन अभिकर्मक का ध्यान रखें, क्लीमेंशन अपचयन में कौन सा अभिकर्मक जो है अपन उपयोग में लेते हैं। फिर वोल्फ-किर्शनर अपचयन में कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया इस हाइड्रोजन से करा दी जाती है, जिससे इस यौगिक का निर्माण होता है और इस यौगिक को अपन इमीन बोलते हैं, और इस इमीन का एथिलीन ग्लाइकोल या फिर KOH के साथ अभिक्रिया करवा के इनको गर्म करके इन्हें हाइड्रोकार्बन में बदल दिया जाता है। तो ये दो अभिक्रिया का ध्यान में रखें आप। फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण की अभिक्रिया, जिसको अपन टोलेन परीक्षण भी बोलते हैं। यह टोलेन अभिकर्मक द्वारा की जाती है। अब टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? वो होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर क्या होता है कि मिश्रण ले लिया जाता है। अब मिश्रण में वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी हो सकता है। ये जो टोलेन परीक्षण है वो एल्डिहाइड द्वारा दिया जाता है। अगर अपन एल्डिहाइड के मिश्रण को अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाए तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इस संकुल आयन में परिवर्तित हो जाता है और इससे क्रिया करके वो आगे टेस्ट ट्यूब पर चांदी का अवक्षेपण देता है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण होगा और साथ ही टेस्ट ट्यूब की दीवार पर चांदी की परत का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन रजत दर्पण बोलते हैं। तो रजत दर्पण का बनना ही एल्डिहाइड की उपस्थिति को प्रूफ करता है। फिर इसके बाद एक और परीक्षण है जो महत्वपूर्ण है, फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण भी एल्डिहाइड का ही टेस्ट है और यहाँ पर ध्यान रखिए कि केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के टेस्ट को ही प्रूव करता है। ये एलिफेटिक जो एल्डिहाइड होगा वो वही जो है वो फेलिंग टेस्ट देंगे। अब इस परीक्षण में क्या होता है कि दो प्रकार के विलियन काम में लिए जाते हैं। एक होता है फेलिंग विलियन ए और एक होता है फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन होता है कॉपर सल्फेट का विलियन, जलीय विलियन, और फेलिंग विलियन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको अपन रोशेल लवण भी बोलते हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो कॉपर सल्फेट के विलियन, जिसमें कॉपर 2+ होता है, वो जलीय विलियन इसके अभिक्रिया करके एक तो कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और साथ ही क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि लाल भूरा अवक्षेप देता है। इस लाल भूरे अवक्षेप का बनना ही एलिफेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण होता है। फिर नेक्स्ट अगर अभिक्रिया की बात करें, महत्वपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो एल्डोल संघनन। अब इस अभिक्रिया में दो समान प्रकार के एल्डिहाइड या फिर दो समान प्रकार के कीटोन आपस में मिलकर एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें OH समूह भी होगा और जिसमें
कीटोन समूह या फिर एल्डिहाइड समूह या फिर कीटोन समूह भी होगा। तो इस मिश्रित रूप को अपन बोलते हैं एल्डोल और कीटोन वाले यौगिक को बोलते हैं कीटोल। तो इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से दे रखी है, इस अभिक्रिया को आप अवश्य याद कर लें। फिर इसके बाद एक अभिक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है, वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल देखो, एल्डोल संघनन में समान प्रकार के एल्डिहाइड या फिर समान प्रकार के कीटोन अभिक्रिया करते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया में दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड या फिर दो अलग अलग प्रकार के कीटोन अभिक्रिया करते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। फिर इसके बाद अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। अब देखिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में वो एल्डिहाइड और कीटोन भाग लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, ध्यान रखना। और कैनिजारो अभिक्रियाओं में वो एल्डिहाइड और कीटोन भाग लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। इस तथ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कैनिजारो अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। अब यहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो भाग है वो स्टार्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना, ये H+ को त्याग के हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के धनायन को त्याग कर अनुनादी संरचना दिखाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। फिर उसके बाद क्वथनांक का क्रम, ये एक टॉपिक है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और इस टॉपिक में जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक का क्रम जो है आपके सामने लिखा हुआ है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद अल्कोहल का, फिर उसके बाद एल्डिहाइड और उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद ईथर और उसके बाद हाइड्रोकार्बन। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है। अब इसका कारण क्या होता है कि अब देखिए, इन तीनों यौगिकों में हाइड्रोजन क्वथनांक उच्च होने का कारण होता है H बंध या फिर हाइड्रोजन बंध। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो उच्च CO बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण उच्च हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए इनका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। अब क्वथनांक से संबंधित जो आपके अध्याय में उदाहरण 12.2 दे रखा है उसको आप अवश्य सॉल्व करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर रासायनिक गुणधर्म में वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन बना है। अब इसमें भी आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की आपको अम्लीयता ध्यान में रखनी है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल तथा अल्कोहल से भी अधिक जो है अम्लीय होते हैं, इसका कारण क्या है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों पर प्रतिस्थापियों का समूह का प्रभाव, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर कोई अपन प्रतिस्थापी जोड़ दें, या तो वो इलेक्ट्रॉन दाता होगा या वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, तो उससे उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इन शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आसानी से हाइड्रोजन को त्याग कर, H+ को त्याग कर एक ऋण आवेशित आयन में बदल जाता है, जिसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। इस कार्बोक्सिलेट आयन की खास बात क्या है कि इसका जो ऋण आवेश है वो दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के मध्य अनुनाद में चला जाता है। ये ऋणावेश यहाँ पर द्विबंध का निर्माण करेगा और यहाँ पर एक द्विबंध बनेगा, और ये वाला द्विबंध इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश बन जाएगा। तो यहाँ पर एक स्थायी अनुनादी संरचना बनती है। अनुनादी परिघटना के कारण एक स्थायी ऋणावेश का निर्माण होता है, जिसको अपन कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो फिनोल के फिनोक्साइड आयन से भी अधिक स्थायी होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो फिनोल से अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक जनरल अम्लीयता का क्रम दे रखा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनोल से अधिक जो है अम्लीय है, और फिनोल जो है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो ये क्रम आप अवश्य ध्यान रखिए। फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो फिनोल से अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है फिनोक्साइड आयन के मुकाबले। फिर उसके बाद प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम कोई प्रतिस्थापी जोड़ दें, जैसे मान लीजिए ये कोई सामान्य सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस कार्बन पर मान लीजिए अपन कोई भी प्रतिस्थापी जोड़ दें, ये है प्रतिस्थापी, ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी अगर अपन जोड़ दें तो इसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के समूह होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। यदि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस वाले कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाए
तो वो इस कार्बोक्सिलेट या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता को घटा देंगे। लेकिन अगर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ जाए तो वो इसकी अम्लीयता को बढ़ा देंगे। तो दाता जो होते हैं वो अम्लीयता को घटाते हैं और ग्राही जो होते हैं वो अम्लीयता को बढ़ाते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे जो समूह हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हैं। इनमें से अगर कोई भी समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल इस कार्बन पर जुड़ता है तो इनकी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है वो अम्लीयता बढ़ेगी। अब इनमें से भी सबसे ज़्यादा अम्लीयता कौन बढ़ाएंगे? ये वाला समूह बढ़ाएगा। उसके बाद NO2, उसके बाद CN, उसके बाद फ्लोरीन। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस CH3 की जगह CF3 जुड़े तो वो सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। आपको विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी इस प्रकार से मिलेंगे। आपको 3 यौगिक दे दिए जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के। इसमें इस कार्बन पर एक जगह फ्लोरीन दे दिया जाएगा, दूसरे वाले यौगिक में इस फ्लोरीन की जगह क्लोरीन दे दिया जाएगा, तीसरे वाले यौगिक में यहाँ पर जो है आपको ब्रोमीन दे दिया जाएगा और आपको अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछा जाएगा। तो फ्लोरीन वाले जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगे। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये जो 3 यौगिक है ये वाली, इनकी अम्लीयता का जो है आपको सामर्थ्य पता होना चाहिए। अब देखिए 3 नंबर का यौगिक, इस पर नाइट्रो समूह जुड़ा है। जो नाइट्रो समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के कारण ये बेंजोइक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। तो जो 3 यौगिक 3 जो है वो सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रथम यौगिक पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है जो इसकी अम्लीयता को घटा देगा, इसलिए ये सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होगा। और जो 2 है वो मध्यवर्ती प्रकृति का होगा। फिर अंत में रासायनिक अभिक्रिया को अपन को ध्यान में रखना है। कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि इस प्रकार से है, और हेल होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में मानी जाती है। तो इनको आप अवश्य पढ़ लें।